जो अब न सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे बल्कि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट TLSS पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर के फाउंडर और CEO कीर्तन शाह। कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और काफ़ी अहम मुद्दा जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक दर्शक का सवाल लेंगे क्योंकि वो फोन लाइन पर हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। कुलविंदर सिंह संधू, नमस्कार सर, क्या हालचाल? कुलविंदर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी मैम। जी सर, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड है आपके पोर्टफोलियो में? जी मैम जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 29 जी। 29। और क्या करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो के जरिए? ये मैडम बस पेंशन के लिए, यानी कि रिटायरमेंट प्लान के लिए कर रहे हैं मैडम। रिटायरमेंट तो अभी आपकी बहुत दूर है, अर्ली रिटायरमेंट का प्लान है क्या? हाँ जी, हाँ जी। बस मैडम 15 साल ही है बस और 15 साल ही? अच्छा, रिटायरमेंट के बाद फिर कितना आपको इकट्ठा करना है तब तक? जितना हो जाएगा मैडम। आर्मी में जॉब करता हूँ ना मैं, 15 साल यानी कि और करना है तो बाद में फिर। अच्छा, आप आर्मी में जॉब करते हैं, चलिए बहुत हाँ बढ़िया। जी, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो कीर्तन, लगभग और 15 साल है इनके पास और 4000 रुपए फंड्स आपके सामने हैं, जिसमें से 3 तो एक्सिस के हैं। कुलविंदर जी, सबसे पहले तो क्योंकि आपके पास 15 साल है और आपने ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा निवेश कर रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी सी शायद जानकारी है या थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट आपका अच्छा है। जो कि 15 साल का आपके पास टाइम फ्रेम है, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क या थोड़ा सा एलोकेशन डेफिनेटली ले सकते हैं। 2 सलाह मेरी यहाँ पर आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप 4 या 5 अलग-अलग फंड्स में पैसा डाल देते हो तो वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। क्योंकि देखिए, आपने 4 जो फंड्स में पैसे डाले उसमें से 3 फंड तो एक ही AMC के। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कुलविंदर जी कि अगर आप एक AMC के 3 फंड्स में पैसा निवेश करेंगे, तो लार्जली उनकी स्ट्रैटेजी या जिस तरीके से वो निवेश करते हैं वो एक समान रहती है लार्जली सब पोर्टफोलियो में। तो अगर 4 फंड्स में आपने पैसा निवेश कर रखा है तो आपको लार्जली ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है, पर क्योंकि 3 फंड्स आपकी एक ही AMC से, वो मुझे लग रहा है काफी कॉन्सेंट्रेटेड आपका पोर्टफोलियो है वर्सेस डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे ये सलाह होगी कि आप 4 फंड्स अगर लेना चाहते हैं तो 3 फंड्स किसी भी एक AMC में मत रखिए। दूसरी ये है कि क्योंकि आपने मिड कैप स्मॉल कैप और ऑलरेडी पराग पारिक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देखिए थियोरेटिकली आपका एसेट एलोकेशन सही लग रहा है क्योंकि आपका थोड़ा पैसा लार्ज कैप में, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा स्मॉल कैप में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, पर उसमें वो थोड़ा सा इंटरनेशनल फ्लेवर भी आपको मिलता है। तो लार्जली आपकी एसेट एलोकेशन सही है। फंड्स थोड़े से मैं चेंज करना चाहूंगा। तो लार्ज कैप में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मुझे एक्सिस को रिप्लेस करना है, तो आप एक्सिस ब्लू चिप की जगह पे मेरा लार्ज कैप ले लीजिए। मिड कैप आप एक्सिस का ही रखिए, तो एक्सिस मिड कैप कंटिन्यू कीजिए। स्मॉल कैप में क्योंकि एक्सिस को रिप्लेस करना है, आप SBI स्मॉल कैप ले लीजिए और पराग पारिक को कंटिन्यू कीजिए। ये मेरी सलाह होगी। अच्छा कीर्तन, मुझे ये बताएं कि अक्सर हम कहते हैं कि एक AMC के आपके पास बहुत सारे फंड नहीं होने चाहिए और 3-4 तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसके पीछे अहम वजह क्या है? क्या केवल हम स्ट्रैटेजी और AMC की फिलॉसफी के लिहाज से ऐसा करने से मना करते हैं? तो कविता, जैसे आई थिंक मेरे आगे संतोष भी यही मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे। देखिए, अलग-अलग फंड हाउसेस अलग-अलग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। जैसे कुछ फंड हाउसेस हैं जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे अगर आप एक्सिस देखेंगे वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में मानते हैं। कुछ फंड हाउसेस हैं जैसे ICICI, वो लार्जली वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। अब देखिए, अगर जैसे संतोष भी कह रहे थे, अगर आप देखेंगे ना, कुछ पीरियड है टेक्निकली जहां पर ग्रोथ इन्वेस्टिंग काम करता है और कुछ पीरियड है जहां पर वैल्यू इन्वेस्टिंग काम करता है। तो अगर आप देखेंगे कि जब मार्केट्स की वैल्यूएशंस अच्छी एक्सपेंसिव होती है, राइट, और ये एक रिलेटिव टर्म है, पर कभी भी आपको लगे कि मार्केट की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, उस समय पे नया पैसा वैल्यू स्ट्रैटेजी में जाएगा तो अच्छा परफॉर्म करता है। आप पिछले 1 साल का डेटा देख लीजिए, जब से निफ्टी ने 18,500-600 हिट किया, आपको यही डेटा पॉइंट मिलेगा कि वैल्यू स्ट्रैटेजी ने पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म किया ग्रोथ से। वैसे ही जब मार्केट्स की वैल्यूएशन सस्ती होती है तो आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग में पैसा लगाना चाहिए। अब देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और अगर आपको सही राय या कोई अगर सही मार्गदर्शन दे रहा है तो आप ये कर सकते हैं। तो लार्जली अगर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, जहां पर आपको ये बहुत सारी बारीकियां नहीं पता है, तो आपको वैल्यू भी पोर्टफोलियो में डालना चाहिए और आपको ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। अब आप
पूरा पोर्टफोलियो अगर किसी भी एक एएमसी के फंड्स में निवेश कर देंगे, तो आप में उस स्ट्रैटेजी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। जैसे इस केस में 4 में से 3 फंड्स एक्सिस में, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिसप्लेस हो जाता है मेरे हिसाब से। मैं इसलिए अलग अलग एएमसीज में जो थोड़ा ग्रोथ थोड़ा वैल्यू फॉलो करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करने में मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा फायदा है। ऑलराइट, चलिए, तो जैसा कि आपको सलाह भी दी गई है, एक्सिस मिड कैप में बने रहें, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में बने रहें, और मिड एसेट लार्ज कैप और एसबीआई स्मॉल कैप आपको सलाह दी जा रही है शामिल करने की, और निवेश बढ़ाने की भी आपको सलाह दी जा रही है। लेकिन कीर्तन, अब एक अहम मुद्दा जिस पर हमें समझाइश देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर 31 मार्च की तारीख अब नज़दीक आ ही गई है, और ऐसे में जिन्होंने अभी तक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पर नज़र नहीं डाली है, तो जल्दबाजी में कोई गलती ना कर बैठे और गलत निवेश अपने पोर्टफोलियो में ना डाल लें, इससे लोगों को बचाना है। इसलिए आज मुझे बताएं कि एएलएसएस का महत्व टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके पूरे पोर्टफोलियो में शामिल करने से कितना बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि एएलएसएस एज अ प्रोडक्ट क्या एडवांटेज लेके आता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स सेविंग्स। देखिए, जनरली आप देखेंगे कि लोग 5 साल के फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा देते हैं, टैक्स सेविंग के लिए पीपीएफ में पैसा लगा देते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रॉडली ये जो बातें की जाती है कि एएलएसएस का रिटर्न पीपीएफ से ज्यादा है, मुझे ये लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीटली मिसप्लेस्ड है, क्योंकि जब आप पीपीएफ की बात करते हैं वो 100% डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक फिक्स गारंटी रिटर्न मिल रहा है आपको, राइट, या एक अंदाजा है क्या रिटर्न मिलेगा। ईएलएसएस एक इक्विटी प्रोडक्ट है जिसमें 65% इक्विटी है और थोड़ा सा डेट है। तो सबसे पहले तो ये कंपैरिजन आप ना कीजिए कि पीपीएफ के सामने क्योंकि ईएलएसएस में मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है मैं पैसा ईएलएसएस में डालूंगा। ये समझना जरूरी है कि पीपीएफ एक डेट प्रोडक्ट है और ईएलएसएस एक इक्विटी प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स इक्विटी प्रोडक्ट है और आपके पास थोड़ा सा लंबा समय है, तो डेफिनेटली उसमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जरूर ज्यादा होगी वर्सेस पीपीएफ। पॉइंट नंबर 1। कविता जी, पॉइंट नंबर 2 ये भी समझना जरूरी है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको लार्जली देखना पड़ेगा कि क्या आप पोस्ट टैक्स बेसिस पे इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर इन्फ्लेशन को बीट करने की आप जब भी बात करेंगे तो थोड़ा सा एक इक्विटी का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। वो एक ईएलएसएस का मैं मानता हूं एक छोटा सा एडवांटेज है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्जर एडवांटेज, राइट, ये दोनों तरीके से यूज किया जाता है, अच्छे में भी बुरे में भी। मैं थोड़ा उसका अच्छा साइड रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अगर आप दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे उसमें लॉक इन या लिक्विडिटी बहुत लंबी होती है। जैसे आप देखिए पीपीएफएस में अगर हम कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए 7 साल 8 साल में जो आधा पैसा निवेश निकाल सकते वगैरह वगैरह, तो आप देखेंगे 15 साल का एक लिक्विडिटी बैरियर है, राइट। अगर आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा डालते हैं 5 साल का बैरियर है। ईएलएसएस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैं मानता हूं कि जितने भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड है जो 3 साल है, राइट। तो 3 चीजों का ध्यान मेरे हिसाब से देना चाहिए। और क्यों ईएलएसएस या क्या ईएलएसएस में देखना चाहिए, सबसे पहले तो उसका लॉक इन पीरियड छोटा है 3 साल वर्सेस दूसरे सब इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने कहा कि अगर आपको पोस्ट टैक्स बेसिस पे इन्फ्लेशन को बीट करना है तो एक वो इक्विटी कंपोनेंट एडिशनली ऐड करेंगे तो पोर्टफोलियो में डेफिनेटली अच्छा होगा, जिसमें ईएलएसएस एक अच्छा रोल प्ले करता है। पर एक ध्यान रखने की जरूरत है, कभी भी पीपीएफ के रिटर्न को और ईएलएसएस के रिटर्न्स को कंपेयर ना कीजिए, क्योंकि पीपीएफएस कंप्लीटली डेट प्रोडक्ट है और ईएलएसएस इक्विटी प्रोडक्ट है। तो एक डिस्टिंक्शन डेफिनेटली ध्यान में रखिए निवेश करने के पहले। काफ़ी बारीकी से मेरे ख्याल से आपने ईएलएसएस पे समझाइश दी है, कोई स्कोप नहीं छोड़ा कि मैं आपसे और कोई सवाल लूं। लेकिन इस बीच हमारे साथ दर्शक भी एक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विपुल सिंह परिहार सर, नमस्कार, क्या हालचाल? विपुल सिंह जी, विपुल सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? चलिए, ये शायद फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे संपर्क किया जाए। बहरहाल इन्हें अभी अभी बेटी हुई है तो उसके लिए मुबारकबाद, और ये कह रहे हैं कि बेटी के भविष्य के लिए एसआईपी से निवेश शुरू करना चाहते हैं। 35 साल की उम्र है इनकी, आईटी कंपनी में काम करते हैं, लंबी अवधि का नज़रिया है निवेश का, और कह रहे हैं कि ये एक छोटे इन्वेस्टर हैं और इन्होंने किसी आर्थिक सलाहकार की सहायता नहीं ली है, सीधा हमें अपना सवाल भेजा है, जो कि विपुल जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहरहाल
आगे चलकर अगर हो सके तो आप अपने लिए एक आर्थिक सलाहकार जरूर रख लें, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं निवेश की। सवाल आपने हमें भेजा है उसके लिए धन्यवाद। बताएं कीर्तन, बेटी के भविष्य के लिए किन फंड से शुरुआत करें? पहला फंड कौन सा हो? विपुल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटी के लिए और आपकी सोच के लिए भी कि आप एक एसआईपी चालू करें जिससे उसके फ्यूचर गोल्स को आप मैनेज कर पाए। देखिए विपुल जी, मैं समझता हूँ आप 35 साल के हो, आपके पास कम से कम 20-25 साल और बाकी है आगे आपकी जॉब से लेकर इन्वेस्टमेंट तक। तो अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लंबा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, पर यहाँ पर क्योंकि मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, तो मैं ज्यादा उस बारीकी से आपको फंड के डाइवर्सिफिकेशंस नहीं बता पाऊंगा। पर मैं लार्जली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली एक लार्ज कैप फंड में तो निवेश करना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप एक यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड या मेराई लार्ज कैप या एक्सिस ब्लू चिप, इन तीन में से कोई एक फंड में अगर निवेश कर ले तो आपका लार्ज कैप का जो एलोकेशन है वो संभल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा क्योंकि आपका समय लंबा है, पर अगर आप मार्केट्स को थोड़ा सा समझते, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा एक मिड कैप एलोकेशन भी रखना चाहिए, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क रिटर्न बेसिस पे रिटर्न्स काफी अच्छे निकल सकते हैं लंबे समय में। तो आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी करके एक फंड है, वो भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फंड लगता है, तो वो आपको डेफिनेटली एक देखना चाहिए। तो आपकी एसआईपी को एक लार्ज कैप और एक मिड कैप फंड में स्प्लिट कर दीजिए, ये मेरी सलाह होगी विपुल जी। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर पहला निवेश ये है, लेकिन निवेश को आगे चल के बढ़ाइएगा और हो सकता है उसके बाद आपको और भी फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की ज़रूरत महसूस हो। बहरहाल कीर्तन, अब वक्त हो गया है आज का निवेश का गुरु मंत्र जानने का। बताइए कीर्तन, कौन सा गुरु मंत्र है निवेश का जो आप दे रहे हैं आज? कविता जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 2 साल में मार्केट से इतना ऊपर चला गया है कि एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस लोगों को या तो समझ नहीं रहा या लोग भूल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स एसेट एलोकेशन की वजह से आते हैं, ना कि मार्केट टाइमिंग से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एसेट एलोकेशन एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना सकते हैं, ना कि मार्केट टाइमिंग। तो मार्केट टाइमिंग ना कीजिए, आपके पिछले 2 साल के मार्केट रिटर्न्स को एक्स्ट्रापोलेट ना कीजिए कि इतने रिटर्न्स तो आराम से बन सकते हैं और हर साल बन सकते हैं। और आपके पिछले 2 साल की मार्केट की सक्सेस को बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली मत लीजिए, क्योंकि मार्केट्स इतने लीनियरली ऊपर नहीं जाते। तो एसेट एलोकेशन पे फोकस कीजिए, ये मेरा आज का सुझाव है। चलिए, तो एसेट एलोकेशन और लंबी अवधि के लिए अगर आप बने हुए हैं तो आपको ज़रूरी डाइवर्सिफाई करना चाहिए तमाम एसेट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन, समय निकाला आपने और निवेशकों को तमाम बारीकियां समझाई हैं इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर।